अब क्या है, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से सुनना है, पेपर में पूछा जाता है वो चीज़। जैसे क्या है, देखो, यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी के उत्तर में, ठीक हो गया, और वृद्ध हिमालय के दक्षिण। कुछ समझ में आया? ये भी क्या पड़ेगी आपको याद रखना है, शिवालिक। क्या याद रखना है? शिवालिक आपने याद रखना है, ठीक है। शिवालिक एक दून भी है। क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्या कहेगा, शिवालिक श्रेणी के उत्तर में और वृद्ध हिमालय के दक्षिण में। जब भी आएगा तो शिवालिक के उत्तर में आया और वृद्ध हिमालय के दक्षिण में आ गया, ठीक हो गया। अब दक्षिण में कहाँ कहाँ से, देखो, चंपावत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, आपको दिख रहा है ना दक्षिणी, बिल्कुल। फिर चमोली हो गया। अब ये उत्तर की बात आ गई, देखो, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टेढ़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी। कैसे आया? उत्तरकाशी समझ में ये आया मेरे को। उत्तर से उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, टेढ़ी तो आएगा ही, रुद्रप्रयाग। वैसे हो गया यार, याद इतना वो नहीं है। मतलब क्या, देखो, उत्तरकाशी क्योंकि उत्तर में आया, फिर चमोली हो गया, पौड़ी और टेढ़ी तो आएगा, रुद्रप्रयाग हो गया। अब देखो क्या रीजन, कैसे पेपर में क्या पूछा जाता है, अब वो बताता हूँ। जैसे अल्मोड़ा क्षेत्र है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पूछा गया। अब उसमें दिया रहेगा लघु हिमालय, लघु या वृद्ध हिमालय, या वृद्ध हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ, भाबर, तराई। किस में पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में आपका अल्मोड़ा आता है। तो आपको उस टाइम पर बिल्कुल याद होना चाहिए कि दीपक सर ने बताया था कि जो आपका अल्मोड़ा है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, ये सब जितने भी हैं ये कहाँ आते हैं कहोगे, ये आता है लघु हिमालय। इसी को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, लघु हिमालय की अगर डेफिनेशन पूछो तो शिवालिक के उत्तर में हो गया, और जो आपका वृद्ध हिमालय है उसके वो दक्षिण में हो गया। लघु, फिर उसके बाद देखते क्या है, ठीक है। अच्छा, उत्तरकाशी और तथा देहरादून भी है, ठीक है, पश्चिमी छोर है। अच्छा, ये पूछ ले कि बताइए इसका सबसे पूर्वी छोर कौन सा है लघु हिमालय का। देखो क्वेश्चन जो कैसे बना सकते हो, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ये कहाँ से आया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते। देखो मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन तक बता दूंगा कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि पेपर में आपको ये ना लगे कि यार हमने तो पढ़ा ही था। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल पढ़ना अलग है और उसको समझ के पढ़ना अलग है, और हम हैं समझ के पढ़ना। तो वही चीज़ है। देखो अगर पूछता है लघु हिमालय का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो पूर्वी समझ जाओ चंपावत, और सबसे पश्चिमी छोर देहरादून। बिल्कुल, आदि 9 जिलों में पूर्व, ठीक है, पूर्व से पश्चिम के विस्तृत है, ठीक है। राज्य में इसकी चौड़ाई, अब किसकी चौड़ाई, लघु। यार एक चीज बताओ, 9 जिलों में फैल रहा है ना, कहने के लिए लघु छोटा है लेकिन फैल 9 जिलों में रहा है ना, तो याद रखना जब वो 9 जिलों में फैल रहा है तो उसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा होगी, ये सोचो ना तुम। तो ये समझ में आना चाहिए कि वो जब 9 जिलों में फैल रहा है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, भाई वो तो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कितनी है कहोगे, 70 से 100 किलोमीटर तक है लघु हिमालय की जो आपके क्या कहते हो चौड़ाई। फिर लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई की बात करें, अब हाइट आ रहा है। अभी तक का आपने अगर शिवालिक की बात समझ में आया, हमने क्या मतलब जो आपका शिवालिक था उसकी हाइट कितनी थी, उसमें आपने कहा 700 से 1200 मीटर था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बच्चों वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको याद रखना है कि 600 से 1200 दुगना होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ 700 से 1200 हुआ था। यहाँ पर 1200 से ऊपर है। नाम लघु है लेकिन काम इसके बहुत तगड़े। वही ये जो छोटा दिखता है वो छोटा नहीं होता, समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। तो लघु हिमालय जब आता है तो सबसे बड़ा है इसकी हाइट, तो 1200 से तो स्टार्टिंग है भाई इसकी, तो 1200 से 4500 मीटर के बीच में है। अब बताओ, कहने के लिए लघु है लेकिन ये देखो हाइट कितनी है, 1200 से 4500 मीटर की हाइट है। लघु हिमालयी क्षेत्र की श्रेणी राज्य के विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित है, मतलब इसकी जो श्रेणियां हैं वो विभिन्न डांडों के रूप में
विभाजित हैं। अब देखते हैं पूछा क्या जाता है, इनके बीच में कहीं पठार तो कहीं नदी घाटी। अब क्या होता है, देव वन, देखो एक तो वन हो गया, कौन हुआ, देव वन। गाग टिब्बा, ठीक, गाग टिब्बा हो गया, लाल टिब्बा हो गया, ठीक है, और एक लोखड़ी टिब्बा। पहले टिब्बों को उठा लो, ठीक है, पहले वन हो गया, देव वन, ठीक है, फिर हुआ लाल, पहले गाग, फिर लोखणी और तीसरा लाल। समझ में आया क्या बोला मैंने, पहले है गाग, लोखणी, लाल, गाग लाल लोखणी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको भाई, जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आदमी, ये ना बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ें छोड़ते हैं, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से पूछा जाता है। अब वो बताऊंगा कि वो कैसे पूछा, क्या पूछा जाता है, वो चीज़ आपको बताऊंगा, अभी देखना, ठीक है। रीवा, मसूरी, देखो 5 ये याद करो, देवन वन हो गया, फिर आता है कौन, गाग टिब्बा, फिर लाल टिब्बा, फिर लोखड़ी डिब्बा, ठीक है। उसके बाद आ रीवा, मसूरी, जो इम्पोर्टेंट उसमें सर्कल लगा रहा हूँ, मसूरी, चाइना, ठीक है, मूसा का कोटा, कोठा, मूसा का कोठा हो गया, एक कोठा भी है इसमें, सुर सुरकंडा, चंद्रबदनी, देखो जैसे महिला है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, बदनी महिला के लिए यूज होगा, मृंदाचल, हटकुड़ी, ये लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, दीपा और द्रोणागिरी, रानीखेत, उताई। अब इसमें से क्या क्या पूछा है, देखो रानीखेत, रानी कौन होती है, लड़की, तो उससे समझ में आना चाहिए कहाँ पे है, लघु, ठीक है। द्रोणागिरी, ठीक है, एक गिरी है, तो जो गिर गया सो गिर गया, तो इसका वो समझ में आया लघु है, ठीक है। जो गिर गया तो क्या हो जाता, मतलब यार एक चीज़ बताओ, जो गिर गया है अब हमारी नज़रों में गिर गया तो वो छोटा हो गया ना, तो वो लघु हो गया ना, तो वही चीज़ होती है, तो वो लघु हो गया, एक द्रोणागिरी हो गया। एक आता है आपका धनपुर, दूधा तोली, लाल टिब्बा, लाल टिब्बा दूधा तोली इंपॉर्टेंट है, एक मसूरी इंपॉर्टेंट है, सुरकुंडा हो गया, ये इंपॉर्टेंट, चंद्रबदनी इंपॉर्टेंट है, और गाग टिब्बा, ठीक, और देवन, ठीक है। ये 3 से 4 जितने 7 से 8 इंपॉर्टेंट है, देवन हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत सॉरी मसूरी हो गया, नाग टिब्बा हो गया, और लाल टिब्बा हो गया, लोखड़ी टिब्बा, दूधा तोली हो गया, रानीखेत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, और एक महिला का नाम है दीपा हो गया, और द्रोणागिरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। फिर क्या कह रहा हूँ मैं, पूछा इस तरह से आता है, रानीखेत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अल्म, और जैसे ये हो गया चाइना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये पूछ सकता है। इस क्षेत्र के श्रेणी पर आंशिक हिमालय, वो ये देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण जो लघु हिमालय, इसको हम किस नाम से जानते कहोगे, हिमचल और हिम का आंचल। मतलब हिमचल का मतलब हिम, और हिम का आंचल का मतलब समझ में आ रहा है, बिल्कुल से समझ में आ रहा है। हिमचल मतलब हिम वही होता है ना, हिम प्लस आंचल हुआ, दूध ही होता है ना, तो दूध की तरह सफ़ेद होना है, तो हिम आंचल हो गया, हिमांचल, तो हिमचल हो गया, और हिम का आंचल, या पिता को अर्थात हिम का आंचल, ठीक है, वही हिमचल को क्या कहते हैं, हिम का आंचल। इस श्रेणी के जो पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो जीवाश्म सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी क्षेत्र में पाया जाता है, शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीवाश्म में का सबसे ज़्यादा अभाव किस क्षेत्र में होता है पूछा जाएगा, तो आपको याद करना वो क्षेत्र कौन सा कहोगे, लघु हिमालय, ठीक है, बिल्कुल सर। मध्य हिमालय का निर्माण, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ ये पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि सर इसका निर्माण क्या हुआ, बताऊं, वल्गित एवं कार्यांतरित चट्टानों से हुआ है। क्या कहा मैंने, मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कालांतरित चट्टानों से हुआ, ठीक है, वलित एवं कालांतरित चट्टानों से हुआ, किसका, वो मध्य हिमालय का।
काल की दृष्टि से पर्वत प्रोकैम्बियन तथा पेलियाजोइक काल के चट्टानों से बने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पूछा जाता है केवल ये जीवाश्म कहाँ नहीं पाए जाते हैं और मध्य हिमालय का निर्माण आखिर किससे हुआ, कहीं पूछ लेता तो आपके याद में वलित एवं कालांतरित चट्टानों से, वलित एवं कालांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, काल की दृष्टि से ये पर्वत क्या है, प्री कैम्बियन तथा पेलिया जोइक काल के चट्टानों से बने, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, निस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों से कई खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। अब जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि तांबा आखिर कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, अल्मोड़ा और पौड़ी से। तांबा कहाँ है, एपी। तांबा कहाँ है, एपी, याद रखना। एस्ट बस्टर, एस बस्टर, ठीक है, ये कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से। ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। देखो तांबा और ग्रेफाइट कहाँ से प्राप्त हुआ कहोगे, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से। जिप्सम एवं मैग्नीसाइट आदि इसी क्षेत्र से प्राप्त हुए। ठीक हो गया, तो याद रखना क्या बोला मैंने, तांबा और जो आपका ग्रेफाइट है, तो ये दोनों कहाँ से, तांबा और ग्रेफाइट प्राप्त हो रखे हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त हुए हैं। एस्बेस्टर जो है पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त हो। जिप्सम एवं मैग्नीसाइट आदि भी यहीं से प्राप्त हो। इस श्रेणी के दक्षिणी की ओर के ढाल तेज हैं, जबकि उत्तर की ढाल मंद है और वनों से ढके। मतलब क्या कह सकते हैं, इसके दक्षिणी ढाल ज़्यादा, किस तरफ को ज़्यादा ढाल तेज है कहोगे, तो याद रखना दक्षिणी की तरफ ज़्यादा ढाल है। ऑब्वियसली बात है, दक्षिण है, उत्तर से थोड़ा ना ढाल हो जाएगी यार। उसके बाद इस हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, न्यार, मंडल आदि नदियाँ निकलती। अच्छा, ये कैसे याद करोगे, देखो इसमें से आधा तो याद होगा, पश्चिमी रामगंगा। क्यों, पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती, पौड़ी गढ़वाल से, बिल्कुल सर। लदिया, न्यार नदी और मंडल सरयू। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, न्यार, मंडल आदि कई नदियाँ निकलती, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई की घाटियों में बहती है। जो कितनी 1000 की गहराई में मतलब बहती है, 1000 मीटर से अधिक की गहराई वाली घाटियों में बहती। कौन कौन सी, एक सरयू है, पश्चिमी रामगंगा, न्यार हो गया, लदिया हो गई और मंडल, एक मंडल भी इसके अंतर्गत आता है। कुमाऊं क्षेत्र में इस क्षेत्र श्रेणी की, मतलब कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो इस श्रेणी में के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल पाए जाते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तालों की कुछ लिस्ट हम बताते हैं। ठीक है, किस, तो ये देखो मैंने कहा ना, ताल जो आएंगे ये कहाँ, लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले ताल। सबसे पहले तो देखो जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बढ़िया ताल है नैनीताल में, नकुचिया ताल। नैनीताल 9, पहले बार 9 न है, फिर उसी को 9 कर दिया। ठीक, फिर कहाँ गए हम, 7 ताल। 7 ताल क्या होगा, सूख गया तो सूखा ताल। ठीक है, फिर क्या, खुरपा ताल, हमने जब सूख गया तो खोद दिया तो खुरपा ताल। फिर क्या हुआ, भीमताल, सरिया ताल और, अच्छा खोदा तो क्या निकला, सरिया निकली। ठीक है, और फिर वो सरिया को क्या करा हमने, भीमताल में डाल दिया और पूना ताल। ठीक, समझ में आया। सबसे पहले देखो नैकुचिया, नैनीताल, नकुचिया ताल, भीमताल हम गए हैं, इसमें से आधा तो याद होगा, नैनीताल हो गया, नकुचिया ताल, भीमताल। ठीक है, 7 ताल आपको याद ही होगा, खुरपा होगा ताल और सूखा ताल, इतना तो आपको याद होगा। आपको याद केवल क्या करना, सरिया ताल हो गया और एक पूना ताल। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, नैनीताल, भीमताल, 7 ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सूखा ताल हो गया, नकुचिया ताल, उसके बाद लास्ट पूना ताल और एक होता है क्या, सरिया ताल। ये हो गया। जाड़े में इस श्रेणी के हिमच्छादित होने के कारण यहाँ तापमान 0 के नीचे पहुँच जाता है, लेकिन इसके निचले भाग का तापमान, अब ठीक है यार लघु है तो वहाँ पे जाड़े के समय इसका जो तापमान तो डाउन चले जाता है। ठीक है, वर्षा काल में यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा अभी तक का सबसे कम मेरे को ये लगे 160 से 200
वहाँ पे कितना 200 से 250 था दोनों में, दून में भी और शिवालिक क्षेत्र में भी 200 से 250। लेकिन केवल लघु हिमालय की बात करते हो तो वहाँ पर जो है 160 से 200 सेंटीमीटर तक आ जाती है। ये स्टार्टिंग इनकी क्या होती है, जो दून क्षेत्र है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 200 से, ये वहाँ पहुँचने में लगता है। ठीक है, गर्मी के समय यहाँ बहुत सुहावना, अब बढ़िया यार, यहाँ पे 18 से 20 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे क्या होती है सेल्सियस के इसका तापमान रहता है। इम्पोर्टेंट लिखो भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी लिखो। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, अब ये पूछो कि सर आखिर क्वेश्चन क्या आता है। इतना देखो, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं। ये पूछा था कोणधारी सघन वन कहाँ मिलते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो आपको तुरंत अपने दिमाग में रखना है कि कोणधारी सघन जो है वो केवल कहाँ पड़ते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पड़ते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60 डिग्री परसेंट, मतलब वो ये था ना, ठीक है, 45 से 60% भाग वन आच्छादित है। इन वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार आदि साल सगुन सब कुछ लगता है। इस श्रेणी, पर्वत श्रेणी के छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट देखो, मतलब जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं वो देखा जाता है। देखो ठीक है, उसको पूछा जाएगा तो कुल्लू में थच कहते हैं उसको, कुल्लू में थच किसको, घास के छोटे छोटे मैदानों को, मतलब घास के छोटे छोटे मैदानों को क्या कहते हैं कहोगे, कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग, ठीक है, या इसको गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, मतलब एक मर्ग उसको डिनोट कर देता है, उसी के अंतर्गत क्या कह सकते हैं हम, गुलमर्ग भी कहेंगे, सोनमर्ग भी कहेंगे, टनमर्ग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं कहोगे, कुल्लू में थच कहते हैं, कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उनने लिखा दिया कि कश्मीर में मर्ग कहते हैं, तो उसके बाद गुलमर्ग कहो, सोनमर्ग कहो या टनमर्ग, ये आपके डिपेंड। तो सोन गुल टन, क्या कहा, सोन गुल टन। उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। अच्छा ये देखो, उत्तराखंड में इसको बुग्याल, घास के मैंने कहा था ना मैदानों को क्या कहते हैं, छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग के लिए आप लगाओ सोनमर्ग लगा लो, गुलमर्ग लगा लो या फिर टनमर्ग लगा लो, लेकिन कुल्लू में थच कहते हैं। ठीक है, इन्हें पर्वत पशु चारकों का स्वर्ग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है कि पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहते हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखना किसको कहा जाता है, छोटे छोटे घास के मैदान जो बुग्याल कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, पशु चारकों का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। रीजन होता है क्योंकि उसी से उनकी ज़िंदगी चल रही है, उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा है। उन पशुओं जो होते हैं घास खाएंगे तभी तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा मज़ा आएगा उसको। मानव निवास तथा कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश मिट्टी पथरीली है। कहाँ की मिट्टी सबसे पथरीली है, तो आपको याद रखना है लघु हिमालय की मिट्टी क्या पथरीली है। फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदियाँ घाटियाँ तक चलो कृषि की जाती है। पर्वतीय ढालों में सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर खेती की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको बस ये पता होगा कि पर्वतीय ढालों में जो है सीढ़ीदार खेती करी जाती हो गया। चलो घाटियों में क्या करा जाता है, देखो घाटियों में धान, गेहूं, ज्वार, मक्का एवं सब्जियां की खेती है। अब भैया देहरादून में ये तो करना ही पड़ेगा। देहरादून क्या हो गया, चंपावत हो गया, वहाँ पे टेढ़ी पौड़ी ये सब में होता है ना, तो ये धान, गेहूं, ज्वार, मक्का एवं सब्जियों की खेती है। यहाँ अलकनंदा की घाटी चुआ जार के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखो लिख लो ये, चुआ ज्वार, एक होता है चूहा, एक होता है चूहा। तो चूहा ज्वार जो होता है वो कहाँ है, अलकनंदा घाटी के लिए प्रसिद्ध है। कि अलकनंदा घाटी में कौन सा ज्वार लगता है, चूहा ज्वार लगता है, कहाँ पे, लघु हिमालय के अंतर्गत यह आता है। अल्मोड़ा मक्का के लिए इम्पोर्टेंट, कोई पूछ सकता है कि अल्मोड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप बता सकते हो कि अच्छा अल्मोड़ा जो है मक्के के लिए फेमस है। झील वाले क्षेत्रों में झीलों के किनारे सब्जियाँ हो तो ठीक है यार। एक होता है मैंने चूहा और एक होता है चूहा। चूहा और चूहा में बहुत फर्क है। चूहा जो है, चूहा ज्वार, ये किसके लिए, अलकनंदा घाटी, ये बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। और अल्मोड़ा जो मक्के के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल, अब शीतोष्ण में ठंडी समय सेब हो गया, ये तो लगना ही, नाशपाती हो गया, चेरी हो गया करो। ठीक है, इसकी हाइट पूछेंगे तो 2500 मीटर की ऊंचाई तक
पैदा किया, 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, क्या मज़ा आ गया होगा ना। देखो भैया, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग वृहद हिमालय या उच्च हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये कितना तगड़ा था, कितनी अच्छी तरह समझ में आया आपको। वही चीज़ आती है। आप इस तरह से अगर कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं लिख के ले रहा हूँ। समझ में आया? इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप भूलोगे नहीं। चलिए, वृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अब है वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय, इसी को क्या कहते हैं? उच्च हिमालय। आप कैसे समझ में आता है आपको? देखो कैसे याद करोगे। वृहद माने बड़ा होता ना, ऊंचा। समझ में आया? तो वृहद माने बड़ा, तो ऊंचा इसलिए समझ। तो वृहद हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र कहते हैं। अब ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते होंगे? जब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? वृहद हिमालय के बारे में, तो आपको दो याद रखने हैं। क्या क्या हो गए? एक हो गया आपका लघु और एक होगा शिवालिक। ठीक हो गया। अब देखो, लघु हिमालय के उत्तर में क्या है? लघु हिमालय के उत्तर में तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। कहाँ? ये लघु और ट्रांस। वृहद में आता है एक ट्रांस और एक आता है लघु। और कैसे कहोगे कि लघु के जो छोटा है उसके ऊपर को देख लो और ट्रांस के दक्षिण की तरफ देख लो। समझ में आया? बिल्कुल सर, आप बात तो सही कह रहे हो। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? सबसे ऊंची चोटी वाले इस क्षेत्र श्रेणी को वृहद हिमालय, उच्च हिमालय। देखो इसके नाम पूछ लेता है। कभी कभार क्या होता है, आपसे वृहद हिमालय नहीं दिया जाएगा, आपको उच्च हिमालय दे दिया जाएगा, या फिर आंतरिक दे दिया जाएगा, महा दे दिया जाएगा, मुख्य हिमालय। इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये जो वृहद हिमालय है कौन सा? ये वृहद हिमालय या उच्च हिमालय, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक हो गया। ये किसके बीच में स्थित है? तो आपको याद रखना है, एक लघु और एक ट्रांस हिमालय, इन दोनों के बीच में स्थित है क्या? वृहद हिमालय। लघु के क्या, जो छोटा है उसके नीचे साइड को, सॉरी जो छोटा है उसके ऊपर साइड को हो गया, जो दक्षिण शिवालिक जो बड़ा है उसके दक्षिणी साइड को हो गया। ठीक हो गया। इसके नाम एक बार याद करते हैं। वृहद आप समझ में आया कि बड़ा हो गया, और उच्च ऊंचा हो गया, आंतरिक। अब आंतरिक कौन है? आंतरिक का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? आंतरिक मतलब अंदर साइड को। ठीक है। और जो वृहद हिमालय है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी रहस्यमय जानकारी होती है। ठीक है, किसके अंतर्गत करें? अंतर्गत हो गया। ठीक है, आंतरिक हो गया। फिर महामाने महान, जो बड़ा हो, और मुख्य हिमालय, मतलब अभी तक का केवल एक है मुख्य हिमालय। कौन सा है? वृहद हिमालय। समझ में आया? तो नाम एक बार दोबारा, वृहद, उच्च, आंतरिक, महा हिमालय और मुख्य हिमालय। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूछा जा सकता है कि वृहद हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है वहाँ पे, सर वृहद हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? हिम आच्छादित होने के कारण। हिम आच्छादित मतलब बर्फ से ढके रहने के कारण इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इसके नाम देखते हैं पहले, सबसे पहले दोबारा से एक बार। तो क्या है? सबसे पहला वृहद है, उच्च है, आंतरिक है, महा है, और लास्ट वाला क्या कहोगे? मुख्य हिमालय। क्या है? मुख्य हिमालय कौन सा कहोगे? तो वह वृहद हिमालय। ठीक है। यह पर्वत, अब ये कितनी चौड़ी है वो देखते हैं। तो चौड़ी थी 15 से 30 किलोमीटर तक। ठीक है। अभी तक का देखो, एक आया था 24 से 32। ठीक है, क्या आया था? 24 से 32। वो जो थी वो चौड़ाई किसकी थी बताओ? वो दून घाटी या द्वार क्षेत्र की। वो किसकी थी? दून घाटी या द्वार क्षेत्र की 24 से 32 था। लेकिन अब वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो कितनी है वो 15 दूनी 30 हो गई। कितनी? 15 दूनी 30 हो गई। ठीक है। उसके बाद ऊंचाई पूछते हैं, तो ऊंचाई इसकी 4500 से 78-17 मीटर तक। और ये जो 78-17 किसकी है? नंदा देवी। ठीक है, और वो भी पश्चिमी। वो भी कौन सी का हो गया? अच्छा, नंदा देवी 78 और 17। नंदा देवी जो आपकी पर्वत श्रृंखला, ये कितने भागों में है? मतलब कौन कौन सी? एक पूर्वी है और एक पश्चिमी है, ये आपको पता है। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ नंदा देवी जो पश्चिमी है शिखर, वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना वो कहाँ? चमोली में स्थित है। और नंदा देवी पूर्वी से समझ जाओ, पूर्व में मतलब पिथौरागढ़ तो आएगा ही आएगा। और नंदा देवी है तो चमोली आता, तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है। और ये जो राज्य का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। और दूसरा क्या है? चमोली। जो पहला था वो नंदा देवी पश्चिमी, जो सबसे बड़ा है।
अब ये कन्फ्यूजन पेपर में होगा, देखो नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी में से, तो आपको याद रखना, देखो जो ज़्यादा बड़ा है तो पश्चिमी ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए वो नंदा देवी, तो सबसे राज्य का सर्वोच्च राज्य शिखर जो होता है वो नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, इसकी अगर हाइट पूछते तो 78-17 हो गई, ये तो अब भी हमने बताया था। जबकि नंदा देवी पूर्वी कितना है, 74-34, अभी बताऊंगा आगे आएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 से कहाँ तक गई कहोगे, ये याद रखो, 4500 से 78-17, जो कौन सी है, 78-17 है पश्चिमी, जल्दी बताओ, पश्चिमी नंदा देवी। ठीक है, यह श्रेणी राज्य के अब नंदा देवी राज्य का सबसे ऊंचा शिखर छोटी है। ठीक है, अब इसमें करोगे क्या? सबसे ऊंचा तो उत्तर आ गया, चमोली और पिथौरागढ़ आने आने। ठीक है, अब टिहड़ी हो गया, एक रुद्रप्रयाग। ठीक है, और बागेश्वर। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग। ठीक है, वहाँ से 4 आए गढ़वाल से, और बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 2 क्या हैं, कुमाऊं से। कुमाऊं से केवल 2 आते हैं इसमें, पिथौरागढ़ और बागेश्वर आएंगे। ठीक है, बाघ आया कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, बृहद हिमालय ऊंचाई पर क्या आता है, बाघ आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, और कहाँ है, पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ आया और बागेश्वर आ गया। जबकि वो गढ़वाल से कितने हैं, गढ़वाल से एक तो चमोली हो गया, एक उत्तरकाशी हो गया, एक रुद्रप्रयाग, एक टिहड़ी गढ़वाल, बस इतने हैं। ठीक हो गया, ठीक है सर। आप लोग भूलना नहीं, बस इतना याद रखो कि इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग भूलो ना, समझ में आया। आदि 6 जिलों में पूर्व पश्चिम फैली। ठीक है, फैली पड़ी। माँ हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गोरी, गंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में व्यक्त किया जाता है। अब होता क्या है कि जो आपका हिमालय श्रेणी, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती जो उसको विभक्त करती कहोगे, अलकनंदा हो गया, और देखो पहले भाग गई कहाँ, अलकनंदा, कौन, धौली, गौरी और गंगा। ठीक है, धौली, गौली, गंगा, कौन सी नदी, धौली, गंगा और अलकनंदा। दोबारा से देखते कि यहाँ पर जो आपका वृद्ध बड़ा, यार बड़ा का नाम समझ में आते, अलकनंदा के साथ तो भागीरथी आनी आनी है। ठीक है, क्या धुल गई, गोरापन, तो धौली, गोरा, गंगा, तो धौली धो देना है इसमें, गंगा और धौली धो देना है किसको, आपकी क्या है, गोरी को, क्यों कहाँ, गंगा में। अच्छा हाँ, धोना है गौरी को, गंगा में, हो गया खत्म, तीनों हो गया ना। सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा दोनों आ गए, धौली, गौरी, गंगा हो गया। आदि नदियों द्वारा कई खंडों में व्यक्त किया जाता है, प्रत्येक में एकाधिकार श्रेणियाँ हैं। ठीक, बंदरपुर, श्रीकंठ, यमुनोत्री, ये सब वो लिखा पड़ा है। ठीक है, ये सब श्रेणियाँ इसके अंतर्गत हैं। अब इनकी हाइट देखेंगे, और ये हाइट इम्पोर्टेंट बताऊंगा, और आपको इस तरह से बताऊंगा कि भैया आपके दिमाग में छपना ही छपना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे पहले जैसे ये लिखा, देखो क्या लिखा है, नंदा देवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर में हमेशा पूछा जाता है, अब से क्या पूछा जाएगा कि पेपर में आपकी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बताइए। ठीक, या फिर ये दे देगा कि 68-17 मीटर किस चोटी की हाइट है। और अगर ये पूछ लेगा दूसरा पॉइंट, नंदा देवी पश्चिमी जो है यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। 3 क्वेश्चन, देखो एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन गए। तो सबसे नंदा देवी पश्चिमी कहाँ पर है, चमोली में, राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और 78-17 क्या हो गया कहोगे, इसकी हाइट हो गई, कितनी है, 78 और 17, एक ही स्टार्टिंग याद करो, 78-17 से है, और वो किसकी, नंदा देवी पश्चिमी की। फिर आता है कामेट। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जाता है, देखो दूसरा पूछा जा सकता है कि दूसरी उत्तराखंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी। कभी कभार क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की प्रथम सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको नंदा देवी 78-17 चमोली में स्थित है। दूसरा क्या होता है, कभी कभार पूछा जाएगा कि बताइए दूसरी कौन सी है, तो उस टाइम पर फंस गया आदमी, क्योंकि वो केवल एक ही पढ़ के जाता है। तो दूसरी याद में कामेट, कामेट कितना है, वो भी 77, एक कम है, 77-56, 70 दूनी 34, 70 74 क्या होता है, लेकिन 56 नहीं हो पा रहा है, तो उस लॉजिक नहीं बनता है। तो 77-56 ऐसे याद करना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, वैसे ईजी है, यहाँ से एक कम कर दो, यहाँ से 78 से एक कम और 56 हो गया, ख़त्म। ये कहाँ है, ये भी सेम चमोली में। समझ में आया, पहला 78-17, दूसरा है 77-56। ठीक है, तीसरी चोटी भी चमोली में है, लेकिन पिथौरागढ़ में। कौन सी है,
नंदा देवी पूर्वी। अब समझ में आया वो कहाँ पर है कहोगे, चमोली और पिथौरागढ़ में। तीसरी सर्वोच्च शिखर है। और जो ये आपका पूर्वी में आता, पूर्वी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ईजी है, दिमाग में छप जाएगा। ये 74 और 34 है। कैसे याद कर सकते हैं, आपको बस दिमाग चल थोड़ा दिमाग लगाना है। जब भी पूर्वी की बात है तो 7 से हम स्टार्टिंग करेंगे। 7 में से 4 माइनस करो तो 4 लिख दो, कितना बचता है 3, फिर 4 लिख दो। देखो 7 में से 4 माइनस करो, 3 माइनस करो, कर दिया, फिर क्या लिख रहा है 3 लिख दो, फिर लिख दे। यार समझ में आ रहा है कुछ समझ आया नहीं आया। मैंने कहा शीट आपको करना क्या, 7 में से डायरेक्ट आप 3 माइनस करो तो 4 आ गया, क्या माइनस करा है 3, फिर 4 लिख दो। ठीक है। वैसे ये कामेट का तो मेरे को वो जो आपका है पूर्वी नंदा देवी है तो बहुत ईजी है, मेरे को भी हमेशा से याद है कि 74 और 34, क्योंकि इतना मस्त जो है ना, 74 दोनों में 4 आ रहे हैं और 74 में 3 घटा दो तो वो 4 आ जा रहा है, तो इसलिए कह रहा था मैं। समझ में आया। 74 34 क्या हो गया, नंदा देवी पूर्वी है, तीसरा सबसे ज़्यादा शिखर है। ठीक। उसके बाद क्या है, माड़ा, मैंने तेरे को मारा, यह है 72 कैसे, ये 72 जैसे 74 34 था ना, तो एक माड़ा ऐसा है जो क्या है 72 और माड़ा कहाँ है कहोगे तो चमोली में। कहाँ है, चमोली में है माड़ा। माड़ा कहाँ है, चमोली में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ही बहुत ईजी है, वो आपको समझा दिया जाएगा। बद्रीनाथ है 7 मतलब 71 40 मतलब 700 140 के 7140 याद करें तो 140 आप याद कर सकते हो। अभी केवल ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 7000 की रेंज में सब चल रहा है। ठीक है, तो आपको उस तरह से ध्यान रखें 7000 के रेंज में चल रहा है। तो अगर माणा आता तो 72 और अगर बद्रीनाथ आता तो 140 आपको याद रखना है कि 140 रुपये मैंने दिए हैं वहाँ, तो 140 मतलब 7140। चौखंबा, खंबा आ गया तो खंबा क्या है बद्रीनाथ के बाद है, और 2 क्या खंबे लगाए हमने, 2 खंबे लगा दिए, तो कितने हो गए कहोगे, 2 कम खंबे लगाए। तो बद्रीनाथ में हमने 2 खंबे ज़्यादा लगाए, यहाँ 2 खंबे कम लगाए, तो यहाँ 38 हो गया। तो 71 38। त्रिशूल, त्रिशूल में आएगा 20 कैसे 120। ठीक है, त्रिशूल 120। देखो 7 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो त्रिशूल कितना है 700, 7120 हो गई। त्रिशूल है 7120। संतोपथ, संतोपथ फिर आता है 7084। अभी तक का जो संतोपथ है ये है 7884। ठीक हो गया। और द्रोणगिरी जो दूनागिरी के नाम से जाना जाता है, तो द्रोणगिरी तो 66 आ गया। तो हमने क्या करा है, गिर गए तो कहाँ गिरे हैं, जब द्रोणगिरी की बात आती है गिर गए तो कहाँ गिरे, बाउंड्री पे गिरे, दोनों बॉलें बाउंड्री पे गिरी, तो डबल छक्के दे दिए हमने, तो 7666 हो गया। ये अभी तक है जितने मैंने बता रहा हूँ ना। एक गंधमादन भी पढ़ लो, तो गंधमादन पर्वत कितना है, अब ये जो अब गंधमादन पर्वत से क्या है 6000 में स्टार्टिंग हुई, तो 6984, तो 6984 गंधमादन पर्वत जो कहाँ है चमोली में। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मारा, मैंने मारा तो 2 बार, तो 72 बार मारा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के लिए मैंने कहा 140 याद कर लो। चौखंबा के लिए मैंने कहा खंबा आएगा, खंबे में 2 कम कर दो, तो 7138 हो गया। सिमिलर त्रिशूल आ रहा है, त्रिशूल जो है वो 120 ही है, तो मतलब जितना आपका बद्रीनाथ है तो 100 कितना बद्रीनाथ भाई, बद्रीनाथ है 140 है, तो उसका क्या है 120 है, कितना है उसका 120 कम हो गया। इससे क्या है बद्रीनाथ से 20 कम है त्रिशूल। संतोपथ, संतोपथ केवल एक ऐसा है जो बहुत ईजी है, मेरे को समझ में आया कि 884 नहीं 7084 और नॉट 800, 7084। द्रोणगिरी कहाँ गिरा, मैंने जब कहा ना गिरा है तो गिरा है कहा छक्के की बाउंड्री में, तो 2 छक्के लगे, तो 7666 हो गए। गंधमादन, गंध बदबू आई, मादन तो 66 हो गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई क्या है कम, तो 6984 मीटर ये गंधमादन की हाइट। अभी तक आइए सिर्फ चमोली, जो चमोली तक ये जितने थे आपके बद्रीनाथ, ये तो आपको पता है, माणा चौखंबा भी वहीं है, त्रिशूल भी वहीं है, संतोपथ वहीं है, द्रोणगिरी वहीं है, गंधमादन वहीं है। तो पेपर में पूछा त्रिशूल जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका त्रिशूल एक तो 120 ही है, कहाँ चमोली में। ठीक, द्रोणगिरी ये भी कहाँ है चमोली में, माणा चमोली, बद्रीनाथ चमोली, चौखंबा चमोली,
त्रिशूल चमोली। संतोपथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संतोपथ शिखर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। संतोपथ इतना ईजी वे में समझ में आया था जो किसी को नहीं आया था। तो संतोपथ क्या है? 7084। समझ में है? बिल्कुल सरकार। अब उसके बाद आता है देखो केदारनाथ, इम्पोर्टेंट है। केदारनाथ कितना है कहोगे? 6968 किलो 68 मीटर। तो केदारनाथ के लिए याद रखना 6968 मीटर। केदारनाथ आखिर क्या है? केदारनाथ दो जगहों में, चमोली और उत्तर काशी, इन दोनों के मिड में केदारनाथ स्थित है। ठीक है, ये जनपद है जहाँ पे क्या है? केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ का है? चमोली हो गया। ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा चमोली में तो बहुत ज़्यादा शिखर स्थित, सबसे ज़्यादा शिखर कहाँ स्थित है? चमोली में। और चमोली और कहाँ है? केदारनाथ कहाँ ऊपर की तरह बना तो याद हो गया। तो केदारनाथ, चमोली और उत्तरकाशी। कालोन का 6931 चमोली। ठीक है, कालों का 6931 चमोली में। ठीक है। पंचाचूली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचाचूली पिथौरागढ़ में कितना है ये पूछा गया है कितनी बार। तो पंचाचूली जब भी आएगा तो 6904 इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि पंचाचूली पूछा जाता है कि पंचाचूली की हाइट कितनी है और कहाँ स्थित है। तो पंचाचूली आपको बच्चों को हर किसी को पता होता है कि पिथौरागढ़ में, लेकिन हाइट में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पंच में क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। और 6904 और 6 के साथ क्या होता है? रिवर्स वाला खेल होता है। तो 6904 पंचाचूली की क्या है? हाइट है, पिथौरागढ़ में स्थित। नंदाकोट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंदाकोट ये भी पूछा जाता है। एक नंदा देवी अलग है, नंदाकोट अलग है भाई। नंदाकोट है 6861। ठीक है, नंदाकोट है 68 और 61। नंदाकोट याद करो 6861, 6861 चमोली और पिथौरागढ़ में। नंदाकोट कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ में। ठीक है। भागीरथी भाग गई कहाँ? 6856 उत्तरकाशी। भागीरथी का है 6856 उत्तरकाशी। दोबारा से बता रहा हूँ, भागीरथी का है? भागीरथी है चमोली और, अरे भागीरथी उत्तरकाशी में यार, भागी है उत्तर में, भागी है। तो 6856 श्रीकंठ पूछा जाएगा तो 6728 मीटर। कितना? 6728 मीटर श्रीकंठ, ये भी उत्तरकाशी में। हाथी पर्वत 6770। हुआ हाथी पर्वत बड़ा अच्छा रहा है और श्रीकंठ दोनों नियरेस्ट है। देखो कैसे 6727 क्या हाथी पर्वत है। ठीक है, हाथी पर्वत भी चमोली में है और सॉरी श्रीकंठ तो आपका उत्तरकाशी में, हाथी पर्वत चमोली में। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना था? 6727 मीटर, जबकि ये ऊपर वाला 6728 मीटर। देव स्थान 6678 मीटर चमोली। नंदा काट 6674 मीटर जो चमोली में। ठीक है, इसको याद कर लो। एक हाथी पर्वत याद कर लो, भागीरथी, नंदाकोट। ठीक है, ये चीज़ें आप याद करो। आप लोग को समझ में आया नहीं, यही बताओ पहले। बिल्कुल समझ में तो देखो भैया आना चाहिए आप लोग को, ऐसा नहीं कि ना समझ में आए। अरे मानता नहीं, ऐसा नहीं आएगा समझ में। ठीक है, समझ में बिल्कुल ही आप लोग को आना चाहिए। ठीक है भाई, ये बच्चों वाला खेल नहीं है इधर, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देखो, देवस्थान। देवस्थान क्या क्या है? 6678 मीटर जो चमोली में है। ठीक है। गंगोत्री ये इंपॉर्टेंट है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गंगोत्री कितना है? 6672 मीटर। ठीक है, 6672 मीटर, लेकिन फिर भी पढ़ा दे चलो। ठीक है। देवस्थान कितना है? 6678 जो चमोली में है। नंदा घाट 6674 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, लिंक करके पढ़ सकते हो आप। देवस्थान जैसे कितना है? 6678। ठीक है, और अगर नंदा घाट आएगा तो 6674, 4 कम हो गए, मतलब 6678 और 6672 दोनों चमोली। गंगोत्री का है 6672 मीटर, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब एक कम होते रहेगा तो 6672 क्या है? गंगोत्री। यमुनोत्री कितना है? ये तो बहुत ईजी था, मेरे को 6400 लगाए। एक ये आपका ये जो यमुनोत्री, ये बहुत ईजी में याद होता है। और ये पूछा जाएगा कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों कहाँ को? उत्तरकाशी में। ठीक है, और अगर केदारनाथ पूछते तो चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है।
नीलकंठ, नीलकंठ मतलब शिव जी के लिए, तो 65-97 कहाँ है नीलकंठ? नीलकंठ क्या है? 65-97। नीलकंठ आखिर है कहाँ? देखो ये भी चमोली में, सब ज़्यादा से ज़्यादा चमोली में स्थित है। बंदर पूछ, यही बहुत ईजी है। बंदर पूछ, बंदर क्या होता है? 320 ही है, तो बंदर 320 है, तो 6320 बंदर पूछ। तो बंदर पूछ आखिर होएगा, बंदर की पूंछ है उत्तर की तरफ, तो उत्तरकाशी। नंदा घुट घुघुटी, नंदा घुघुटी, ये कितना है? 309 है, 309 जो चमोली में है, ठीक है। नंदा घुघुटी, घुटक लिया हमने 309, ठीक है। स्वर्गारोहिणी, ये भी पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्गारोहिणी ये कहाँ होगा? चमोली और उत्तरकाशी में, केदारनाथ के पास है ये। यहीं से कहा जाता है क्या, वो पांडव लोग कहाँ गए स्वर्ग की तरफ गए थे। 62-52, वाह क्या इजी है। स्वर्गारोहणी बहुत ही इजी रहा है, मेरे को तो अच्छा लगा, क्योंकि ये था ही इतना इजी। कैसे? वहाँ पर क्या है, स्वर्गारोहणी ऐसा है जो 10 के गैप में चल रहा है। कैसे? वहाँ 62 है, और 62 में 10 माइनस तो 52 हो गया बीटा। और कहाँ है? चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है, ये केदारनाथ स्थित है, ठीक है। गोरी, तो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा 250, ठीक है। 200, हाँ 250 हो गया, ठीक है। गोरी कितनी है? 250। चमोली, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, उससे आप याद कर सकते हो 6250 मीटर चमोली। गुन्नी 180, चमोली पिथौरागढ़। नारायण पर्वत, ये भी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। नारायण पर्वत पेपर में पूछा गया है, तो नारायण कितना है? 59-65, वाह 59-65। इनने करा क्या? देखो क्या दिमाग लगाए, देखो 59 तो लिखा, फिर 9 उल्टा कर दिया, 5 को ऐसे ही लिख दिया। बीच में जब भी आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, नारायण पर्वत, तो आपको याद रखना यहाँ पे 9 का खेल हुआ है, और 5 आगे पीछे लिख दो, तो 5 मार रख दिया। पहले 56 आया, फिर पहले 9 आया, फिर उसके बाद 6 आया, तो याद रखना चमोली, ठीक है। जिससे बड़ा बनेगा वो आएगा, ठीक है। चमोली में का नारायण पर्वत। नर पर्वत यही पूछ लेता है, तो 58-31 नर पर्वत कहाँ है? चमोली में ही है, 58-31। तो नर पर्वत कहाँ, कितना आएगा? 58-31 मीटर कहाँ पे है? चमोली में। जेलंग पर्वत, तो ये है जेलंग 58-71 मीटर उत्तरकाशी में। क्या है? 68-71 मीटर उत्तरकाशी में क्या है? जेलंग पर्वत, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, कामेट और गौरी पर्वत धौली व सरस्वती के मध्य स्थित है। जैसे कामेट और गौरी, ये दोनों कहाँ पूछा जाएगा, तो याद रखना किन नदियों के मध्य, धौली और सरस्वती नदी के मध्य में कौन सी कामेट और गौरी है। 6x1.5 किलोमीटर की बद्रीनाथ घाटी नर व नारायण पर्वतों के मध्य। अच्छा, नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या है? घाट, कौन सी घाटी है? नर और नारायण जो है पर्वतों के मध्य कौन सी घाटी है, तो याद है बद्रीनाथ की, ठीक है। धौली पश्चिमी व गौरी गंगा के बीच पंचाचूली पर्वत। ओ भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि किन दोनों नदियों के बीच पंचाचूली जो है वो पर्वत स्थित है, तो याद रखना धौली पश्चिमी और गौरी दो नाम। पंचाचूली, पंचातुली, तो याद रखना धौली और गंगा। और धौली भी कौन सी? पश्चिमी धौली गंगा, और पश्चिमी धौली, और दूसरा कौन सा कहा मैंने? गौरी गंगा, ठीक है। दूसरा गौरी गंगा हो गया। पंचाचूली कहाँ स्थित है, कहा आपसे? तो आपको याद रखना है कि सर धौली और गौरी और दोनों गंगा, तो पश्चिमी, ठीक है। राज्य के अधिकांश ऊंची चोटियों वाला शिखर गढ़वाल मंदिर, ये पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा चोटियाँ पाई जाती है, कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल। तो आपको दिमाग में छाप के रखना है कि भैया सबसे ज़्यादा पर्वत चोटियाँ कहाँ पाई जाती है? गढ़वाल मंडल में पाई जाती है। पंचाचूली जो है किन नदियों के बीच में स्थित है, तो भैया धो दिया किसको? गौरी को, तो धौली वो गौरी नदी के बीच। धौली कौन सी? पश्चिमी की बात आता है, ठीक है। और जो नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन किसका है, तो कौन सी घाटी? बद्रीनाथ की घाटी के मध्य है। कितने? 6.6 × 1.5 किलोमीटर। गौरी, कामेट व गौरी जो पर्वत है धौला व सरस्वती नदी के मध्य है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं इसके बाद ये आर्क है नया, ठीक है। अब है क्या, इस क्षेत्र में विशाल हिमनद प्लाइस्टोसिन युग के हिमसाधन का साक्ष्य प्रस्तुत करते। वही है भाई, मैंने कहा ना बृहद हिमालय बहुत बड़ा है। इन हिमालय हिमनदों को
हिमानिया बर्फ की नदियाँ क्योंकि इसमें प्रवाह होती है, और बमक आदि नामों से जाना जाता है। इन्हीं से अनेक नदियों का जन्म। मैंने कहा ना भाई, आप ये बताओ आप क्या पढ़ रहे हो, वृहद हिमालय या उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये सब पढ़ रहे हो, इसी अंतर्गत तो आता है। इसके अंतर्गत से क्या होता है कि यहाँ से जो है बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, बमक या फिर हिमानिया। ठीक है, हिमानिया और बमक किसको दिया गया नाम, याद रखना। तो याद रखना वो उच्च या वृहद हिमालय को दिया गया क्या नाम, हिमालय या वृहद हिमालय, बमक। रीज़न क्या है इसको देने का, मैं बताता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो होता है ये बर्फ़ यहाँ से नदियों का होता है। ठीक है, एक हिमानिया भी होता है, क्यों, ये बर्फ़ की नदियाँ हैं नीचे, क्योंकि इनमें प्रवाह होता है। ठीक है, वही क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का क्या होता है, जन्म होता है। इस पर्वत श्रेणी का लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटा फटा है। ठीक है, और जो कि पंखाकार उपनीतियों वाली मोड़धार श्रृंखला द्वारा जुड़ा, जो केदारनाथ या बद्रीनाथ की ओर समझ गया होगा इसको कि इसका जो कैसा है जाने का रास्ता। ठीक है, इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 किलोमीटर पुरानी है। अब बताओ, अगर देख रहे हो इसकी चट्टानें कितनी है, 130 से 140 किलोमीटर पुरानी है भाई, इतनी ओल्ड है ये, समझो भाई बहुत पुराना है। ठीक है, इसके गर्भ में ग्रेनाइट, निस व सिल्ट जैसे, भाई साहब ग्रेनाइट और निस और सिल्ट अभी तक का मैंने ये देखी नहीं है। ठीक है ना, मेरे को अभी तक का मैंने पढ़ा, तो याद रखना क्या क्या कह रहे हो, ग्रेनाइट, निस और सिल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। पार्श्व भागों में रूपांतरण एवं अवसादी चट्टानें पाई जाती है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके ये ग्रेनाइट, निस और शिस्ट। ग्रेनाइट, निस और शिस्ट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वृहद हिमालय उच्च। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला में अनेक दर्रे पाए जाते हैं। चलो ठीक है, यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ की चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। निचले भाग का तापमान सामान्य रहता है। शीतकाल में यहाँ हिमपात अधिक होता है, जिसके कारण इसे काफ़ी भारी बर्फ से ढक जाता है। याद रखना, जब आप बद्रीनाथ या केदारनाथ जाओगे, जैसे तक केदारनाथ जाओगे तो पता चलेगा जब शीतकाल आता है तो कितने तरह से बर्फ से पूरा ढक जाता है मंदिर, वही चीज़ें है। ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती रही है। ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। और क्या है, मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर खूब वर्षा करती है। अच्छा, इस क्षेत्र वृषि छाया में पड़ जाने से अब होता है क्या, इस क्षेत्र में 12 से 13,000 फीट के ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितान अभाव होता है। मतलब क्या है, देखो अब जब ऊपर साइड को आप जाते रहोगे तो होता है कि हमें वनस्पतियाँ जो कम हो जाती है, ये तो आपको पता ही है ना, वही चीज़ होता है। जिसके निचले भागों में 12 से 13,000 से 10,000 फीट तक कुछ खास और घासें और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 10,000 की फीट के नीचे शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर 10,000 फीट से नीचे शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्तियाँ पाई जाती हैं। पेपर इस तरह पूछेगा तो आपको याद रखना, वृहद हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, निचले भागों में जैसे नाम दिख रहे, फर, सरो, चीड़, साल, सौगान। निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल परिवार या अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन भी क्या होता है ये याद रखना, अल्पाइन क्या होता है, छोटे छोटे घास के मैदानों को कहते हैं अल्पाइन, ये याद रखना। विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में, क्योंकि ये चमोली है भैया, गढ़वाल क्षेत्र, मैंने कहा ना वृहद हिमालय जो है वहाँ फूलों की जो ये याद कर सकता है। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फूलों की घाटी किस क्षेत्र में आती है, तो आपको याद रखना है वृहद हिमालय। ये पेपर में पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो कौन से क्षेत्र में, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी भोटिया लोग हैं। ये एक और पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए वृहद हिमालय के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, और जो अगर वो होते कौन है, मतलब इतना पूछा गया है। क्या पूछा गया, वृहद हिमालय के लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं वहाँ पे उनका नाम वो कौन होते हैं, तो भोटिया होते हैं। यहाँ की घाटी में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते, देख रहे हो भाई आजकल बैलों का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या कह रहा हो, देख रहे हो, फावड़े और खुरपी, केवल फावड़ा होता है और एक खुरपी होती है, उसकी सहायता से कृषि यहाँ पे की जाती है। गर्मी के 4 महीने में जौ, मडुआ, गेहूँ आदि जैसी बड़ी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य पशुपालन है। वृहद हिमालय के लोगों का मुख्य पालन या
क्या कहते हैं उसे, कार्य क्या है, तो पशुपालन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अब होगा क्या, वहाँ जा ठंडा होती है तो वहाँ पे वो लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऊन के वस्त्र बनाए, तो ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटियाँ आदि। और ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती है ठंडे प्रदेशों में, भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, ठीक है, बहुत महंगी महंगी बिकती है वो जड़ी बूटियाँ। गर्मियों में 10,000 फीट से ऊपर के क्षेत्र के अल्पाइन चारागाहों में भागीरथी और अलकनंदा घाटियों से जाड़, मार्छा व लोछा आदि भोटिया तथा जाड़, मार्छा, लोचला ये कहाँ स्थित है, उच्च हिमालय में, ठीक है। भोटिया तथा गौरी, धौली, गोरी, काली नदी घाटी से सौका व जौहरी आदि भोटिया अपने पशुओं को ले। कैसे कह सकते हैं, ये सब क्या भोटियों की जाति है, जाड़, मार्छा और तोलछा। तो जाड़, मार्छा, तोलछा ये आदि भोटी, पहली बात तो भोटिया। धौली, गौरी, काली नदी घाटी से, 3 याद रखना, धौली है, गोरी है और एक काली है। सब धो दिया, गोरी को क्या कर दिया, फिर काली बन गई, ये जगह यहाँ से क्या होती है, शोका व जौहर आदि भोटिया अपने पशुओं को लेकर आते। 8वां क्या, ट्रांस हिमालय या टिबियान क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। जैसे ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, टिबियान क्षेत्र, लास्ट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम टिबियान क्षेत्र, यह महा हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब केवल एक ही रहा बचा, इससे पहले तो महा हिमालय उसके उत्तर में स्थित हो गया। इस क्षेत्र में का कुछ भाग भारत व तिब्बत, कुछ चीन मतलब नियंत्रण, क्योंकि आजकल जो तिब्बत और चीन के अधीन हो गया ना, तो वही चीज़ है। तो भारत और चीन इनके अधीन है। और इसकी कुल चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर व ऊंचाई कितनी है, 2500 से 3500 मीटर। ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणी जैक्सन श्रेणी का, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके अंदर जैक्सन श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी ऊंचाई 2500 से 3500। एक ट्रांस हिमालय ये है जिसकी रेंज बिल्कुल बढ़िया है, 100 का गैप है, ठीक है, 1000 का गैप है, ठीक है। जेलुखगा, माड़ा, नीति, चौहाती, दमजल, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमाली, पुलिक नहीं, इसी क्षेत्र। क्या पूछा जाता है, माड़ा का है, किंगरी बिंगरी का है, इस सब का ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। राज्य के अनेक दर्रे इसी अध्याय में पढ़े। चलो अब है जलवायु। चलो तो अभी अगली वीडियो पढ़ते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी जोशीले बिल्कुल अंदाज के साथ। चलिए बाय बाय।